नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, मैं देव प्रकाश आप लोगों के बीच डीएलएड 4th सेम, 3rd सेम और 2nd सेम सारे वीडियो लेकर आ रहा हूं और मैं उन वीडियोस को इस तरीके से सिस्टमैटिक बना रहा हूं कि आपका एग्जाम जो कि बहुत नज़दीक है और आप आराम से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। हर एक वीडियो को एक बार देखिए, मैं बड़े ही आसान शब्दों से आपको सिखा दूंगा कि कैसे हमें अच्छा नंबर लाना है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 4th सेमेस्टर की, जिसमें मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि विद्यालय प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन से संबंधित है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों को एक और वीडियो देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को ग्राम शिक्षा समिति के बारे में बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, ये जो ग्राम शिक्षा समिति है उसमें कौन सदस्य क्या होता है, कौन कौन लोग होते हैं, उसमें प्रधानाध्यापक का क्या रोल है, ग्राम प्रधान का क्या रोल है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं ग्राम शिक्षा समिति की, और ग्राम शिक्षा समिति को इंग्लिश में कहते हैं विलेज एजुकेशन कमेटी, और जिसका शॉर्ट नेम होता है VEC, विलेज एजुकेशन कमेटी। दोस्तों, यह कमेटी कई सदस्यों को मिलाकर बनती है, जिसमें आपके ग्राम प्रधान, स्कूल का प्रधानाध्यापक और जो छात्र हैं उनके अभिभावक होते हैं। ये 3 लोगों को मिलाकर के यह ग्राम शिक्षा समिति बनती है। और याद रखिएगा, जो इस समिति का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो होता है वह ग्राम प्रधान होता है। यह इस कमेटी का अध्यक्ष होता है। और प्रधानाध्यापक क्या होता है, तो यह सचिव होता है। और अभिभावक में जो संख्या है इनकी अभिभावकों की, वो होगी 3 अभिभावक होते हैं, जिसमें से 2 पुरुष और कम से कम 1 महिला होनी चाहिए। और यह उन्हीं छात्रों के अभिभावक होने चाहिए जो उस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो इस बात से याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बन जाता है कि ग्राम शिक्षा समिति, याद रखिएगा इसको धारा 12 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसमें क्या था, धारा 12 के अंतर्गत जोड़ा गया। और इसमें कुछ संशोधन हुए थे, और वो संशोधन जो हुए थे वो हुए थे सन 1972 और 75 में। संशोधन 1972 और 1975 में हुए थे। अब हम लोग बात करते हैं इस ग्राम शिक्षा समिति का गठन क्यों होता है, आखिर क्या जरूरत है ग्राम शिक्षा समिति का गठन करने के लिए। तो हम आगे देख लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इसके कार्य की, तो जानते हैं क्या है इनका कार्य, आखिर क्यों होता है इनका गठन। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि जब भी किसी भी संस्था से संबंधित कोई गठन किया जाएगा तो उस संस्था के विकास के लिए, उसके सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए ही किया जाएगा। तो सबसे पहला ही कार्य हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि यह क्या करेगा कि जितने भी शिक्षक हैं, यानी कि शिक्षकों की उपस्थिति तथा कक्षा संचालन के बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराना। यानी कि इस जो ग्राम शिक्षा समिति की जो गठन होता है उसमें शिक्षकों की उपस्थिति तथा कक्षा संचालन के बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराना होता है। नेक्स्ट जो काम है आपका, विद्यालय भवन के निर्माण में सुझाव देना। याद रखिएगा, लिखना है 2 नंबर में अगर, तो विद्यालय भवन
के निर्माण में सुझाव, विद्यालय भवन के निर्माण में सुझाव। भाई अगर हमें इस स्कूल का, उस विद्यालय का अगर विकास करना है तो भवन निर्माण में भी सुझाव देना होगा, कक्षा संचालन के बारे में बताना होगा। और ये सारा काम कौन कर रहा है? तो आपका कर रहा है VEC, विजिलेंस एजुकेशन कमेटी। आगे देखते हैं तीसरा काम क्या है। तो इसमें जो काम है इसका वो है बेसिक विद्यालयों की जांच करना, बेसिक विद्यालयों की जांच करना, बेसिक विद्यालयों की जांच करना। और आप जानते हैं कि जो भी बेसिक विद्यालय होते हैं यहाँ पर बहुत सी जांच होती है, जैसे MDM की बात हो या फिर भवन निर्माण की बात हो या फिर कक्षा संचालन की बात हो। तो यह काम भी आप किसको सौंप सकते हैं? ग्राम शिक्षा समिति को। 2 नंबर में दोस्तों अगर आ गया कि ग्राम शिक्षा समिति के बारे में लिखिए तो आप बड़े आराम से ये सारी चीजें लिख देंगे और पूरा का पूरा 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं, एक और कार्य लिख लेते हैं इसमें कि विद्यालय के सामान में, कि भाई अच्छा सामान हो उसके लिए भी सुझाव देना, विद्यालय के सामान में, सामान के लिए सुझाव देना। और जानते हैं परिषदीय विद्यालयों में इस बार 50,000 रुपए का जो ग्रांट आया था वह आया था कि हमें सामान लेना है TLM के रूप में या फिर जो भी साजो सामान है हमारे स्कूल के लिए जरूरी उन सबको रखना था। तो वो सामान लेने से पहले प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापक या फिर हम कह सकते हैं प्रधान जी, वह ग्राम शिक्षा समिति के अन्य सदस्यों से भी राय मशवरा करेंगे। इस तरीके से ग्राम शिक्षा समिति को इतना ही हमें पढ़ना है और यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है ग्राम शिक्षा समिति। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट समिति की। हम लोगों ने ग्राम शिक्षा समिति के बारे में सब कुछ देख लिया। अब देखेंगे हम लोग विद्यालय प्रबंधन समिति। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये देखना है कि यह किस एक्ट के द्वारा बनती है। तो यह बनता है RTE 2009 के धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति की बात कही जाती है। और इसका पुनर्गठन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। याद रखिएगा यह 1 नंबर और बहुविकल्पी के लिए रामबाण है। इसका पुनर्गठन प्रत्येक 2 वर्ष पर और होता है और धारा 21 के अंतर्गत RTE 2009 के अंतर्गत इसको जोड़ा जाता है। यह बहुविकल्पी और 1 नंबर वाले प्रश्न के लिए रामबाण है। अब हम लोग देखते हैं इसके सदस्य। तो टोटल जो सदस्य होते हैं दोस्त वो होते हैं 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से अगर हम इसको 2 भागों में बांट दें तो 11 जो होते हैं वह अभिभावक होते हैं, अभिभावक होते हैं, जिसमें से अगर संभव हो सके तो 50% महिला तथा 50% पुरुष होने चाहिए। आप देख रहे हैं विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्य 15, विद्यालय प्रबंधन समिति में सदस्य 15 और ग्राम शिक्षा समिति में कितने थे? तो 5 थे ना। 3 अभिभावक थे, 1 प्रधान जी और 1 सचिव के रूप में प्रधानाध्यापक ही जुड़े थे, लेकिन इसमें 15 हो गए। याद रखिएगा यह कंफ्यूजन क्रिएट ना होने पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए 15 में 11 तो कंप्लीट, अब बचे 1, 2, 3 और 4, यानी इन चारों को हमें देखना है कि यह कौन कौन लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले नंबर पे जब हम बात करते हैं, पहले नंबर पे हम देखते हैं तो वो है स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चुना गया सदस्य। पहला नंबर है स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चुना गया सदस्य। अब दूसरे की बात करें तो
ये होती है सहायक नर्स। अब सहायक नर्स, जाहिर सी बात है कि इसको चुनाव होगा, और यह चुनाव होगा अध्यापकों के माध्यम से। इसका चुनाव कैसे होता है? तो अध्यापक करते हैं कि भाई हमारे यहाँ यही नर्स होनी चाहिए। और सहायक नर्स जो होती है वह इस कमेटी की एक सदस्य के रूप में काम करती है, जिसका चुनाव होता है किसके द्वारा? अध्यापकों द्वारा। इसी को ANM कह दीजिए या फिर मिड वाइफ। ठीक है, यह याद रखिएगा, यह एक नंबर के लिए भी बड़ा जरूरी है, इसलिए हमें याद रखना है। उसके बाद तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे है लेखपाल। उस गांव का लेखपाल होगा, वो हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो है प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक दोस्तों यह पदेन सचिव होते हैं, पदेन सचिव होते हैं इस कमेटी के। याद रखिएगा, तो इतना याद रखना है कि इसे RTE 2009 धारा 21 के अंतर्गत जोड़ा गया। पुनर्गठन प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। इसके सदस्यों की संख्या टोटल 15 होती है, जिसमें से 11 अभिभावक होते हैं, जिसमें से 50% महिला और 50% पुरुष होने चाहिए। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी हम कर रहे हैं उसमें स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चुना गया सदस्य, सहायक नर्स जिसे ANM बोलते हैं, लेखपाल और प्रधानाध्यापक होने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके कार्य की। अब कार्य देख लेते हैं और यहां से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हमें पढ़ना है ताकि हम एग्जाम के लिए अतिशीघ्र तैयार हो जाएं। इसमें जब हम कार्य की बात करते हैं तो यहां पे हम देख लेते हैं सबसे पहला, तो हमें इनको देखना है। याद रखिए, कोई भी कमेटी अगर विद्यालय से संबंधित है तो जाहिर सी बात है वो विद्यालय के विकास में योगदान देगी। तो सबसे पहला चीज कि अब विद्यालय के कार्य प्रणाली की देख रेख करते हैं। देख रेख यानी विद्यालय सुचारू रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी बात करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि विद्यालय के विकास में योगदान देते हैं। विद्यालय के विकास में योगदान देख रहे हैं, बस विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कमेटी बनाएंगे वो विद्यालय के हितों की रक्षा के लिए ही बनाएंगे। उसके बाद जो है विद्यालय के विकास में योगदान। उसके बाद जो भी विद्यालय को अनुदान प्राप्त होते हैं, यानी विद्यालय को प्राप्त होने वाले अनुदानों का सदुपयोग। ठीक है, यानी कि जितने भी विद्यालय को अनुदान प्राप्त होते हैं उनका सदुपयोग करना भी किसका काम है? तो यह है विद्यालय प्रबंधन समिति की। नेक्स्ट कुछ दोस्तों हमें कार्य लिखना होगा जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर में सकता पूछ दे कि विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य की बात करिए, तो यह भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पे क्या होता है कि शिक्षकों की उपस्थिति का ब्यौरा रखना। तभी तो ये लोग शिक्षकों की अनुपस्थिति के बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी को बता पाएंगे। तो कौन उपस्थित है कौन अनुपस्थित है, इसके बारे में भी इनका लेखा जोखा रखना किसका काम है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जितने भी बच्चे हैं उस विद्यालय के अगल बगल के, उनको उपस्थित करना और उनका नामांकन कराना। ठीक है, ये भी देख लीजिए। विद्यालय के आसपास के बच्चों का, आसपास के बच्चों का नामांकन व उपस्थिति, यह कार्य भी करना किसका काम है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति का। और याद रखिएगा यह कितना होना चाहिए? 100% सरकार का लक्ष्य है कि 100% लोग नामांकित हो और कोई भी विद्यालय बीच में छोड़ के ना जाए, यानी उपस्थिति भी होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं, अगर हम लोग
तो इसमें एक और चीज हम इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए स्वतः हम चाहें तो इसे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसमें हम जोड़ सकते हैं जैसे कि एमडीएम की व्यवस्था नहीं कर सकते, एमडीएम में सहयोग करना, यह भी ग्राम शिक्षा समिति का काम है, ठीक है। तो इस तरीके से यही कुछ काम है। कार्यप्रणाली की देखरेख, विद्यालय के विकास में योगदान, विद्यालय को प्राप्त होने वाले अनुदानों का सदुपयोग, विद्यालय की उपस्थिति का ब्यौरा, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति का ब्यौरा और विद्यालय के आसपास के बच्चों का नामांकन व एमडीएम में सहयोग करना। दोस्तों इसे आप क्या करें, इसे आप नोट बना लें या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लें, अतिशीघ्र करें।